हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 29 दिसंबर 2021 का पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्सों को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। ऑप्शन हमारा ए, जमीन और जीविका की समस्याएं, बी, भूख की समस्या, सी, वनों की समस्या, डी, कुड़ुक संस्कृति की समस्या। तो जो हमारा सूर्यमणि चैप्टर है, मतलब जिसमें किसके जंगल चैप्टर में सूर्यमणि के बारे में बताया गया, तो वो एक लड़की रहती है जो कुड़ुक जनजाति की, जिसको क्या है कि वहाँ की संस्कृति से बहुत प्यार रहता है, क्योंकि जो लोग आदिवासी लोग होते हैं उनका जो जंगल होता है वो जंगल से ही लकड़ी काट के फिर उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो वो बहुत लंबी लड़ाई लड़ती हैं, तो इससे क्या होता है कि नियम बन जाता है कि जो लोग जंगल में बहुत सालों से रह रहे हैं, जंगल पर उनका भी अधिकार है। तो फिर वो क्या करती हैं, एक तोरांग केंद्र की स्थापना करती हैं। तोरांग केंद्र क्या करता है, एक संस्था है, तो जो कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो जमीन की समस्या है, जीविका की जो समस्या है, क्योंकि भाई अगर उन लोगों को जंगल से निकाल दिया जाता, जंगल पर उनका कोई अधिकार नहीं रहता, तो उनको जीविका की समस्या आ जाती। वो अपना जीवन यापन कैसे करते, क्योंकि आदिवासी लोग जंगल पे ही डिपेंड रहते हैं। जो वहाँ की प्राकृतिक चीज़ें हैं वो उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। और वहाँ की संस्कृति भी धीरे धीरे जो है वो विलुप्त हो रही थी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे थे। तो वो कुड़ुक जनजा संस्कृति की बचाने के लिए और वहाँ के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए लड़ने के लिए एक तोरांग केंद्र की स्थापना करती हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, जमीन और जीविका की समस्या, भूख की समस्या की बात वो नहीं करती, वनों की समस्या की बात भी वो नहीं करती। वो क्या कहती हैं, कुड़ुक संस्कृति की समस्या, मतलब वो कुड़ुक संस्कृति की जो भी अवधारणाएं हैं उसको जीवित करके रखना चाहती हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का डांस, वहाँ का कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहती हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया सही? ए और डी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? मतलब किसके बच्चे जो हैं वो सहयोग की भावना के साथ का प्रयोग करने की भावना जो है वो सीखेंगे। सहयोग करने की भावना किससे सीखेंगे, ये आपको बताना है। ए है, पहला ऑप्शन है हमारा परिवार, दूसरा ऑप्शन है खेल और परिवार, तीसरा ऑप्शन है परिवार, समाज और खेल, चौथा ऑप्शन है प्रतियोगिताएं आयोजित करना। तो परिवार सिर्फ परिवार नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है उसके बाद क्या करता है, 2 साल तक, 2 साल के बाद वो जो अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने लगता है। तो परिवार, समाज और खेल से बच्चे में क्या है, सहयोग की भावना आती, प्रतियोगिता की भावना से प्रतिस्पर्धा की भावनाएं आती हैं, लोगों में सहयोग की भावना नहीं आती। फिर लोग क्या करते हैं कि उससे आगे निकलने के चक्कर में कभी कभी अनुचित साधन का भी प्रयोग करते हैं। तो सहयोग की भावना किससे सीखता है बालक? परिवार, समाज और खेल से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो कीट है वो सामाजिक नहीं है। चींटियां जो हैं वो ग्रुप में रहती हैं, तो ये भी सामाजिक है। दीमक भी क्या है, वो ग्रुप में रहते हैं। मधुमक्खी भी ग्रुप में रहती हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि मधुमक्खियों के एक छत्ते में कुछ क्या, एक जो है वो रानी मक्खी रहती है, उसके बाद जो कार्यकर्ता मक्खियां रहती हैं, फिर मधुमक्खी रहते हैं। वो लोग सब लोग मिलके एक साथ मिलजुल कर अपना काम करते हैं। तो इसमें क्या है, ये सब जो है वो क्या सामाजिक प्राणी कौन कौन, चींटियां, दीमक और मधुमक्खी। लेकिन जो भृंग है वो क्या है, वो नहीं है कि ये जो है ये सामाजिक नहीं है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो वलसाड कहाँ है ये आपको बताना है। वलसाड जो है वो कहाँ का शहर है? गुजरात का। और हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश से और गुजरात के वलसाड की आपको दिशा बतानी है कि कौन सी दिशा है। क्या है ये? उत्तर,
ये दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम। तो कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। वलसाड हैदराबाद से गुजरात की दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। पहला ऑप्शन है हमारा दक्षिण पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है उत्तर, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम, चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? आपको अबू धाबी की मुद्रा के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा डॉलर, दूसरा ऑप्शन है रुपए, तीसरा ऑप्शन है दिरहम और चौथा ऑप्शन है टका। तो कौन सा अबू धाबी की कौन सी मुद्रा है? दिरहम। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिराओ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर चिराओ नृत्य किया जाता है? आपको बताना है कि चिराओ नृत्य कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है हमारा मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो कहाँ का है लोक नृत्य है ये चिराओ नृत्य? कहाँ का है? मिजोरम का। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? आपको बताना है कि किस राज्य में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो कहाँ पे किया जाता है इसका प्रयोग? राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में क्या है, वर्षा बहुत कम होती है, तो लोग क्या करते हैं, अपने जो वर्षा होती है उस पर छत पे जो पानी होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको भूमि का जब जल स्तर नीचे चला जाता है तो उसको पुनः आवेशित मतलब उसको ऊपर लाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन है हमारा असम और मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और असम, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा और मणिपुर। तो आप कहाँ से निकलती हैं? जो क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है ये दक्षिणी तिब्बत से निकलते हुए कहाँ हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर असम से होते हुए यहाँ जानती हैं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो कहाँ कहाँ से होती हैं? अरुणाचल प्रदेश और असम में। ये तिब्बत से आती हैं और फिर आंध्र प्रदेश होते हुए इस तरह से मान लीजिए मैप में देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इधर से आती हैं ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए और असम से होते हुए बांग्लादेश से फिर ऐसे ये क्या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। आपको बताना है कि परिवार जो है वो सामाजिकरण की महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है, क्योंकि वो क्या करता है कि बच्चों का सामाजिकरण करता है, डायरेक्ट संपर्क में रहता है परिवार हम सबके। तो ये कौन सी संस्था हम इसको कहेंगे? पहला ऑप्शन है हमारा प्राथमिक सामाजिकरण का, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक सामाजिकरण का, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण का, चौथा ऑप्शन है तृतीयक सामाजिकरण का। तो परिवार हमारा क्या है? प्राथमिक सामाजिकरण का एक माध्यम है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 में आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? मतलब 1970 का जो चिपको आंदोलन हुआ था इसमें से किसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी? पहला ऑप्शन है हमारा वंदना शिवा, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है मेधा पाटकर, चौथा ऑप्शन है बाबा आप्टे।
तो जो चिपको आंदोलन था ये क्यों हुआ था? ये वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल के रेनी एक नाम का एक गांव था, वहाँ पे जो सुंदर लाल बहुगुणा जिनको गढ़वाली कहा जाता था, वो गढ़वालों के क्या थे? एक प्रमुख नेता के रूप में सुने। इन्होंने क्या किया कि जब पेड़ को जब लोग काटने आते थे, लोग पेड़ से चिपक जाते थे कि हम इसको काटने नहीं देंगे। इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो कौन थे वो? सुंदर लाल बहुगुणा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधियों को क्या कहते हैं? मतलब जब लोग बांध बनने की वजह से जब उनका जो एरिया है वो जलमग्न हो जाता है, तो वो जब उसको छोड़ के जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? पहला ऑप्शन है तबादला, दूसरा ऑप्शन है स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, तीसरा ऑप्शन है स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विस्थापन। तबादला क्या होता है? तबादला ये होता है जैसे आप किसी नौकरी में हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। स्थानांतरण द्वारा मतलब स्थानांतरण क्या होता है कि आप कहीं से दूसरी जगह आ रहे हैं, और इसी तरह स्थानांतरण द्वारा बाहर भी जाना। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है कि आप किसी समस्या की वजह से आप उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। मतलब बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, तबादला क्या होता है? एक दो लोगों का होगा जो नौकरी में है या किसी काम को कर रहे हैं। स्थानांतरण भी इसी तरह से। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन में ये होता है कि एक बड़ी संख्या में मतलब पूरा जो क्षेत्र होता है वो प्रभावित होता है किसी कारण से, जलवायु परिवर्तन की वजह से या किसी अन्य कारण से। लोग क्या है वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं। बहुत बेरोजगारी की वजह से भी लोग क्या है विस्थापित होते हैं, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार होता है? मतलब जब हम पका हुआ भोजन जो है बहुत दिन टाइम के लिए छोड़ देते हैं बाहर, तो क्या होता है? वो खराब हो जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या है जो भोजन को खराब करता है। पहला ऑप्शन है कीट, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, चौथा ऑप्शन है फफूंद, और तीसरा ऑप्शन है फफूंद, और चौथा ऑप्शन है जीवाणु। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जीवाणु। जीवाणु क्या करता है कि ये जो गर्म जो खाना होता है वो उसको जो है वो खराब करते हैं। जीवाणु क्या है? जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है जिसकी लंबाई कुछ सूक्ष्म मीटर होती है, और इसमें कई आकार, इसके जो कहें कई आकार होते हैं, गोलाकार से लेकर सर्पीले आकार तक के ये होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जैसे ये एक बैक्टीरिया टाइप जो टिटनेस, डायरिया आदि जैसी कुछ बीमारियों के कारण बनते हैं, ये जीवाणु होते हैं। ये लोग, इन लोगों क्या होता है कि क्लोडोस्ट्रियम एक जीवाणु होता है जो क्या करता है? वो पके हुए खाने को खराब कर देता है। अगर आप उस पके हुए खाने जो खराब कर दिया है इसने, कोलोस्ट्रियम जीवाणु ने, उसको अगर आप खाते हैं तो क्या होता है कि आप किसी गंभीर संक्रमण के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि डायरिया के आप शिकार हो सकते हैं। तो कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है? इसके लिए जिम्मेदार होता है जीवाणु। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक करने की तिथि दी जाती है, क्यों? मतलब जब आप कोई भोज्य पदार्थ लेने जाते हैं, आप पैकेट वाला सामान जब लेंगे तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। क्यों लिखी रहती है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी सेल्फ आयु होती है। बी, भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। सी, कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। डी, हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। क्या होता है कि भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी या सेल्फ लाइफ, सही बात है, अगर एक निश्चित टाइम तक ही कोई भी खाना जो है वो फ्रेश रहता है, उसके बाद क्या होता है वो खराब हो जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो है उसमें उत्पन्न होने लगते हैं जो उसको खराब बनाते हैं। अगर आप खराब खाना खा लेंगे तो आपको बहुत फूड पॉइजनिंग, डायरिया ये सब हो जाता है। तो क्या करना है, हमें एक एक निश्चित आयु होती है उसका हमें पालन करना चाहिए, उसके बाद जो है उस खाने को नहीं खाना चाहिए। भोज्य पदार्थ के प्रक्रम और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। कई कई चीजें होती हैं जो हम कोई केमिकल डाल के भी पैक किया जाता है कि तो क्या होता है एक टाइम के बाद जो चीजें हैं वो खराब होने लगती हैं।
पैक करने में हम कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कभी कभी बहुत नमक डाल के रखते हैं, या लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक टाइम पीरियड तक ही वो चीज़ें सही रहती, एक टाइम के बाद जो है वो चीज़ें खराब होने लगती हैं। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। तो उसमें रोगाणु नहीं उत्पन्न होते, उसमें क्या जीवाणु विषाणु ये उत्पन्न होते हैं, रोग नहीं उसमें उत्पन्न। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका हो। ये भी सही है, क्योंकि हमें क्या कहे उस भोज्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस पे लिखा हुआ समय, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, यानी कि वो उसकी जो सेल्फ आयु है वो पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये खराब हो जाएगा। तो कौन सा हमारा सा ऑप्शन सही, ए, बी और डी? नहीं, सी भी सही है, क्योंकि एक निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो जाएंगे जो उसको खराब कर देंगे। ये भी सही है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसमें कुछ रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु जो है उत्पन्न हो जाएंगे और हमें ये खराब कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी और डी? राइट आंसर कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी वह विधि है जो मच्छरों के प्रजनन को रोकती, मतलब मच्छरों को अपनी जनसंख्या बढ़ाने से नहीं रोकती। ये याद रखिए, नहीं रोकती। पहला ऑप्शन है हमारा, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। अगर कूलर के पानी को आप साफ बार बार बदल देंगे तो क्या होगा, वो पानी साफ रहेगा। तो साफ पानी में जो कीड़े मकोड़े ये हैं, मच्छर जो है वो लार्वा अपना नहीं देते, मतलब अपना प्रजनन वो साफ पानी में नहीं करते। तो ये सही है, ये इससे रुकता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं वाला होगा। मच्छरों और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं, तो भी उनका क्या होगा, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो उसके लार्वा को खा जाएंगे तो उनकी जनसंख्या नहीं। मच्छरदानी का प्रयोग, लेकिन मच्छरदानी के प्रयोग से वो लोग नहीं रुकते। उन आप लगाए रखिए, वो लोग कहीं से ना कहीं से घुस जाते हैं या बाहर करेंगे, तो इससे वो लोग मतलब मच्छरों का प्रजनन नहीं रुकता। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया तो तेल का छिड़काव करें, इससे भी क्या है, उनके लार्वा जो है वो पानी में डूब के मर जाते हैं। तो क्या होता है कि मच्छरों का प्रजनन नहीं होता। बात कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं। क्यों? ए है, केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख पाती। बी है, चीनी और पानी का सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। सी है, उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख पाता, ये क्या है, ऐसी कोई बात नहीं कि आंत उसको सोख नहीं पाएगा, वो सोख लेता है। चीनी और पानी का मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, ये सही है, क्योंकि वो जो है पचने में आसानी रहती है। उबले हुए पानी में जीवाणु नहीं रहते, तो क्या होता है, ये हमारे लिए अच्छा होता है। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो गया, बी और सी, ऑप्शन नंबर 4। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।